चलें जी। हम स्टार्ट करते हैं। 20 के 1926 में अलामा इकबाल जो है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, मैंने बताया था। और इन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1906 में ही, जब ये बनी थी। उसके बाद सैमन कमीशन की बात करें तो सैमन कमीशन भेजा जाता है। बेसिकली ये कमीशन क्यों भेजे गए थे? ये कमीशन जो है भेजे जाते थे कि इस्लाहात की जाए, कानून साजी की जाए। क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां हो रही थी, वर्ल्ड वार 1 हो चुकी थी। उसके बाद जी कुछ जिस तरह खिलाफत मूवमेंट हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई। तो जैसे जैसे मज़ामतें बढ़ती जा रही थी तो ये इस्लाहात करते जा रहे थे कि हमें कौन सा कानून नाफिज करने चाहिए। तो ये मुशावरत के लिए आते थे, मतलब कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए आते थे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है और हमें किस तरह की कानून साजी करनी चाहिए। तो साइमन कमीशन भेजा जाता है 1928 में। कब आता है? पहले 1928 में आता है, फिर 1929 में आता है। साइमन कमीशन जो है ये किसने प्रपोज किया था? ये किया था उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, स्टॉनले बेल्डविन था। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, लॉर्ड ब्रेकनहेड था। और वायसरे लॉर्ड एवन, ये तीनों ने बैठ के सजेशन दी कि जी एक कमीशन बनाया जाए जो कि भेजा जाए हिंदुस्तान के अंदर। तो साइमन कमीशन बेसिकली जो प्रपोज किया गया था, किसके जरिए किया था? ब्रिकनहेड के जरिए किया गया था 1928 में। तो ये 7 लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो है ये कमीशन होता है। 7 लोगों के ऊपर मुश्तमिल। ये पूछा जाता है साइमन कमीशन कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल था? 7 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल था। तो ये लाहौर आता है कब? 30 अक्टूबर 1928 को। 30 को यहाँ पहुंचता है लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चली होती है, वो मतलब कि खत्म हो चुकी होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं जी? ये एहतजाज करते हैं जी, हमें किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं चाहिए। असल में कमीशन के अंदर कौन थे? सारे के सारे बंदे ब्रिटिश के थे, हिंदुस्तान का कोई नहीं था। तो ये चाहते थे जी ये आई ना। इन्होंने क्या किया जी, रेलवे स्टेशन के ऊपर ही इन्होंने उसकी खातर तवाजो की, अंडों के साथ, टमाटरों के साथ, और पता नहीं क्या क्या। तो इनको वहीं से ही वापस लौटना पड़ा। अब इस कमीशन को लीड कौन कर रहे थे? इस कमीशन को जो है लीड कर रहे थे सर साइमन कर रहे थे, जिनको कमीशन का हेड बना के भेजा गया था। और जितने भी थे सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे, कोई भी हिंदुस्तानी था, जिसकी वजह से इसका बाइकाट कर दिया गया था। अब लाहौर के अंदर जब ये पहुंचता है तो फिर क्या होता है जी? इसका एहतजाज किया जाता है। अब इसके अलावा देखिएगा इसमें सर शफी खान जो थे और अलामा इकबाल ग्रुप जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, देखिए हर एक के ग्रुप बने हुए थे। बेशक पार्टी एक थी, लेकिन हर किसी की एक लॉबी बनी होती है। तो इन दो लॉबियों لا ने لا जो है لا इस ما المهم بس مرتضى بس. जी। तो साइमन कमीशन को जो है सर शफी खान ग्रुप और अलामा इकबाल ग्रुप जो थे और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी उसने सपोर्ट किया था कि चलो। उसने बाइकआउट नहीं किया, उन्होंने कहा आने दे, आए हैं, चलो उनकी सुन तो लें कि वो चाहते क्या है। लेकिन बाकी जो थे उन्होंने क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया। तो यूनियनिस्ट पार्टी का मैंने बताया कब बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी 1913 में सर फजल हुसैन और सर सिकंदर हयात ने बनाई थी। उसके बाद साइमन कमीशन जो है लाहौर जब पहुंचा, मैंने बताया, तो डेफिनेटली जब माहौल खराब हुआ, उसके ऊपर टमाटर अंडे फेंके गए, उनको मारा गया, तो क्या क्या होगा? तो वहां पे हालात बेकाबू हो जाएंगे। तो हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या है? लॉ एंड ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो है वहां पे इस सारे जत्थे को जो लीड कर रहा होता है वो कौन होता है? लाला लाजपत राय होता है। तो लाला लाजपत राय साहब को लाठी लगने से क्या होता है? इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बड़े पैरोकार होते हैं, लाला लाजपत राय के बड़े चाहने वाले होते हैं। तो वो फिर इसके खिलाफ तो आगे मज़ामतें करते हैं, जिनमें एक भगत सिंह भी होता है। ठीक है। तो लाला लाजपत राय साहब की डेथ हुई थी। पूछा जाता है लाला लाजपत राय की जो है था उसकी डेथ कब हुई थी? 1928 में। किस अकेयन के ऊपर हुई थी? सेवन कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तब, उसकी मजामत के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जेम्स स्कॉट जो है, बेसिकली उस टाइम जो एसएसपी होता है लाहौर का, वो कौन होता है? जेम्स स्कॉट होता है। और यही लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होता है। तो जेम्स स्कॉट जो है ना ऑर्डर करता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसमें लाला लाजपत राय की क्या होती है?
जान चली जाती है। अब लाला लाजपत राय क्या है, इसके बारे में देखिएगा। लाला लाजपत राय 1865 में पैदा हुआ, 1928 तक रहा ये। इसको आजादी हिंद का मुजाहिद भी कहा जाता है। इसमें देखिए सिर्फ मुजाहिद ये नहीं क्या मुसलमान है, जिन्होंने भी आजादी की जंग लड़ी थी उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, सारे क्या कहलाते हैं, मुजाहिद कहलाते हैं। तो ये लुधियाना में पैदा हुआ था और लाहौर में इसकी डेथ हुई थी। इसका निक नेम था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी निक नेम किसका था, लाला लाजपत राय का था। तो सैमन कमीशन के मौके के ऊपर क्या हुई थी, इसकी डेथ हुई थी 1928 में लाहौर में। उसके बाद भगत सिंह को देखिएगा, क्योंकि भगत सिंह इसका बड़ा जाला था। तो 1907 से 1931 तक रहा, ये बड़ा नौजवान किस्म का था, यंग किस्म का। और ये भी आजादी हिंद का मुजाहिद था। ये जलियांवाला फैसलाबाद में ये पैदा हुआ था। और इसको जो है, ये अभी रिसेंटली आजाद ही हुआ था, जेल में था ये। क्यों जेल में था, लाहौर दुशेरे दुशेर दुशहरा लाहौर दुशहरा बम केस था, कि इसने कोई एक बम जो है फेंका था, किसी सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से जो है ना, ये फिर इशू बना था। तो इसको पकड़ लिया जाता है, तो ये भी रिसेंटली छूटा होता है। तो इसने फिर अपनी जो है ना, यहाँ से केस से निकलने के बाद इसने अपनी एक पार्टी बना ली थी, जिसको क्या कहा जाता है, नौजवान भारत सभा पार्टी, नौजवान भारत सभा पार्टी। तो अब क्या होता है कि ये कसम उठा लेते हैं जी हमने, क्योंकि लाला लाजपत राय के ये चाहने वाले होते हैं, इनके मुरीद होते हैं। ये कहते हैं जी हमने क्या करना है, हमने जेम्स स्कॉट एसएसपी को मारना है। तो जेम्स स्कॉट जो है एसएसपी, उसको असैसिनेट करने जाते हैं, लेकिन उसकी जगह कौन मिल जाता है जी, एएसपी संदारस। तो ये भी उस टाइम जो है ना, यहाँ पे होता है, इसी एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है एसपी संदारस। तो इसको जो है ना, ये इसके ऑफिस के अंदर मार आते हैं। फिर वो तो नहीं मिलता जेम्स स्कॉट, ये मर जाता है एएसपी संदारस। उसके बाद इसको जो है, ये मतलूब होता है इस केस के अंदर भी, मर्डर के केस के अंदर। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है मीटिंग हो रही होती है, तो उसके अंदर भी ये क्या करते हैं, दस्ती बम जो होते हैं वो फेंकते हैं। इसने असेंबली उड़ा दी थी पूरी। तो भगत सिंह और बी के दत्त, इन्होंने बम वहां पे डाल दिया असेंबली हॉल के अंदर। और ये बहुत सारे केसेस में मतलूब थे, और फिर इनको पकड़ लिया जाता है और इसको फिर फांसी की सजा दी जाती है। 31 मार्च 1931 को इसको फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह को। 1928 में नेहरू रिपोर्ट होती है। फिर नेहरू रिपोर्ट जो है, ये कब पेश की गई थी, 1928 में। अब ये क्यों जी, जब इन्होंने मज़ामत की तो लॉर्ड ब्रेकनहेड ने कहा जी लोग आ तो गए हैं कानून साजी करने के लिए, लेकिन मुझे कानून बना के दिखाए। कानून में कुछ ये पेपर उठा के फेंका, तो कहता है जी मुझे ये कानून बना के दें। तो उसके ऊपर फिर ये जो नेहरू साहबान थे ये इकट्ठे हुए। कांग्रेस जो था उसने कॉल की तमाम पार्टीज को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने। फिर उन्होंने जो है ना मुश्तरका जो है मसौदा तैयार, जिसको क्या नाम दिया गया था, नेहरू दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का पेश की 1988 में। ये किसने की थी, ये तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू कौन, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू कौन था, मोतीलाल नेहरू का बेटा था। ये आगे फिर जाके जो है ना, ये बना था प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तानी ब्रेकन हेड होड को क्या कहते थे, ब्रोकन होड कहते थे, इसलिए जी इसको नाम बिगाड़ के कहते थे कि ये जी बड़ा हमें जो है ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करता है, ब्रोकन होड कहते थे ये। उसके बाद साइमन कमीशन 1929 में दोबारा आया। 28 में आया था, चला गया, दोबारा आता है 1929 में। साइमन कमीशन जो है अपनी फिर रिपोर्ट जो है सबमिट करवाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1929 में। और ये रिपोर्ट 1930 में इशू होती है। देखिए 1928 में है रिपोर्ट जो है प्रॉपर ली इन्होंने, चले गए 1929 में। रिपोर्ट उस टाइम नहीं ले सके। फिर 1929 में है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट वहां पे ग्राउंड रियलिटीज को देखी, अपनी रिपोर्ट तैयार की 1929 में। और वापस चले गए, फिर 1930 जो है ना ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तमाम ने क्या किया था, सैमन कमीशन रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया था 1930 में। 1928 में आया था, रिपोर्ट 19 में आई थी। अब क्योंकि बहुत कुछ मामला ऐसे थे जिसके ऊपर मुस्लिम लीग जो है कमिटेड नहीं थी कांग्रेस के साथ,
तो नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में फिर कायद आजम ने अपने 14 नुकात दिए थे। कब दिए थे? 1929 में दिए थे नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में। कायद आजम के 14 नुकात लिखने में किसने मदद की थी? मौलाना मोहम्मद अली और की नुकात तैयार करने में। उसके बाद जब कोई हल ना निकला, फिर कायद आजम साहब ने मशवरा दिया था। पूछा जाता है जी किसके मशवरे के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन बुलाई गई थी? कायद आजम के मशवरे के ऊपर बुलाई गई थी। इन्होंने लॉर्ड ब्रेकनहेड को मशवरा दिया कि तमाम हिंदुस्तान के पार्टीज को क्या किया जाए, लंदन बुलाया जाए। यहाँ तो मजामत होती है, हर कोई आ जाता, तो बेहतर है आप सारे को लंदन बुला लें। तो ये फिर लंदन बुलाई गई थी 1930 में। हाँ जी, उसके बाद खुदाई खिदमतगार फोर्स देखिएगा। खुदाई खिदमतगार 1929 में ये तैयार की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ये केपीके जो उस टाइम यानी कि एनडब्ल्यूएफपी था, सरहद के अंदर, सूबा सरहद में, ये खुदाई खिदमतगार फोर्स जो है ना वहां पे तैयार की गई थी। बेसिकली ये ब्रिटिश के अगेंस्ट भी और अफगानियों के खिलाफ भी की गई थी। तो इसको किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार कब फाउंडेड की गई थी? 1929 में। इनको क्या कहा जाता है? रेड शर्ट भी कहा जाता है। जिस तरह आजकल मौलाना फजल रहमान की येलो शर्ट है, तो ये रेड शर्ट होते थे खुदाई खिदमतगार। इनको गुरीला फाइटर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी कहा जाता था, गुरीला फाइटर ऑफ पख्तूनख्वा। अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये बनाई थी खुदाई खिदमतगार। ये कौन थे? ये भाई थे खान अब्दुल जब्बार खान के। अब खान अब्दुल जब्बार खान कौन थे? खान अब्दुल जब्बार खान ये जो है सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर केपीके के, यानी कि उस वक्त का खैबर पख्तूनख्वा। मतलब कि उस वक्त का क्या था? एनडब्ल्यूएफपी, सूबा सरहद। तो सूबा सरहद के जो है ना ये बाद में सीएम भी बने थे, जब हमारा 1 यूनिट बनता है उसके बाद। तो ये खान अब्दुल जब्बार खान के जो है ना ये भाई थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के, बादशाह या बादशाह खान, बादशाह खान के नाम से भी, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के नाम के ऊपर जो है ना यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पेशावर में, जिसे बादशाह खान यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 4 सद्दा में बनाई गई थी अब्दुल गफ्फार खान के नाम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जी वक्त गुजरता गया, साल्ट लॉ पेश किया गया, ब्रिटिश ने साल्ट लॉ पेश किया। इन्होंने कानून बना दिया जी कि कोई भी हिंदुस्तानी समंदर से नमक नहीं निकाल सकता, क्योंकि पहले नमक समंदर से निकाला जाता था। तो ये कौन निकालेगा? ये सिर्फ और सिर्फ निकालेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और आप लोग क्या करोगे? टैक्स दोगे उसके ऊपर। इसकी वजह से क्या था? साल्ट लॉ के खिलाफ क्या शुरू हुआ था? साल्ट मार्च शुरू हुआ था, जिसको डांडी मार्च या साल्ट मार्च भी कहा जाता है। अब डांडी मार्च या साल्ट मार्च किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था, गांधी ने किया था। किसने? गांधी ने। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था कोस्टा सिटी से। और ये मार्च था 390 किलोमीटर का, जो ने ये मार्च था, इन्होंने किया था। और इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि सारू ने पहनी हुई थी व्हाइट शर्ट, तो ऐसे लगता था और जैसे दूर से सफेद समंदर आ रहा है, तो इसलिए इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। उसका गांधी जो है, इस ब्याह के ऊपर फिर क्या किया जाता है जी? इसके ब्याह के ऊपर जब गांधी अ, और समंदर से नमक निकालता है, तो ये कानून की खिलाफवर्जी करता है, और जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। गांधी साहब जेल में है अब। ठीक है। उसके बाद कश्मीरियों ने जो है अपनी फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की थी 1930 में ही। कश्मीरियों ने डोगरा राज के खिलाफ 1930 में शुरू कर दी थी। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसके दौर में हुई थी, 1930 में हुई थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल नाफरमानी की तहरीक 1930 में शुरू हुई थी। ये आगे देखते हैं हम इसको भी। अब क्योंकि कैद आजम ने मशवरा दिया था ब्रेकन वुड को, तो ब्रेकन वुड ने क्या की? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर। तो ये वहां जाते हैं सारे 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है।
फर्स्ट राउंड टेबल कब स्टार्ट हुई थी? 12 नवंबर 1930 को। पहली जो पहली हुई थी 12 नवंबर 1930 को, 13 जनवरी 12 नवंबर 1930 को लेकर 13 जनवरी 1931 तक, ये फर्स्ट राउंड टेबल थी। 1930 से 1931 तक हुई थी। पूछा जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी, 1930 में हुई थी। अच्छा, इसमें जी किसने बाइकआउट किया? कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। कांग्रेस ने क्यों बाइकआउट किया था कांग्रेस ने? क्योंकि गांधी जो है वो जेल में था। गांधी 60 लाख तोड़ने की वजह से जेल में डाल दिया गया था, ये नहीं जा सका था। तो इसके अलावा इलामा इकबाल जो है इस सेशन में जो है वो भी नहीं सके थे, क्योंकि वो उस टाइम कहाँ थे? इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद में उनका जो सेशन था वहां पे थे वो उनकी तैयारियां करवा रहे थे। तो अलामा इकबाल भी फर्स्ट राउंड टेबल के अंदर नहीं जा सके थे। कैद आजम ने ज्वाइन की थी। और इस फर्स्ट राउंड टेबल के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब भी थे। पूछा जाता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की डेथ कब हुई थी? 1930 में, सॉरी 1931 में हुई थी। और कब हुई थी? इसी राउंड टेबल के दौरान हुई थी। राउंड टेबल के दौरान हुई थी, सेशन के दौरान। तो इनको जो है ना फिर पहुंचाया गया था। इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे यरूशलेम में जो है ना दफन किया जाए। तो वहां पे फिर इनको जो है ना दफन किया गया था, यरूशलेम। और ये बगैर किसी नतीजे के एंड हो गई थी। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी इसी में होता है, 1931 में। गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन आपस में मिलते हैं, अमन मुआहदा साइन करते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज एग्री होती हैं कि जी जितने भी जेल में डाले गए हैं 60 लाख के अंदर, गांधी समेत सारों को निकाला जाए। तो ये पैक्ट हुआ था प्रिजनर्स को निकालने के लिए, जिनको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। पांच जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये फिर 1931 में होती है, 7 सितंबर 1931 को। और ये रहती है 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें अलामा इकबाल और कैद आजम दोनों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अलामा इकबाल जो है वो किसको रिप्लेस करते हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद जी नेक्स्ट आइएगा खाकसार मूवमेंट की तरफ। जी बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी सर, अंडरस्टैंड सर। अच्छा, उसके बाद जी खाकसार मूवमेंट की तरफ आते हैं। खाकसार मूवमेंट जो है ये 1931 में बनी थी। खाकसार मूवमेंट, खाकसार मूवमेंट जो है ये एक सोशल मूवमेंट थी। इसका काम भी क्या था जी? इंडिया को आजाद किया जाए। ये लाहौर में बनी थी, ठीक है। और किसके कहने पे बनी थी? किसने बनाई थी? इनायतुल्लाह खान मशरकी ने। खाकसार मूवमेंट किसके कहने पे बनी थी? इनायतुल्लाह खान मशरकी के कहने के ऊपर 1931 में बनी थी। इसका मकसद भी यही था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाना है। उसके बाद जी लॉर्ड विलिंगटन को देखिएगा, 1931 से 36 में लॉर्ड विलिंगटन होता है। लॉर्ड विलिंगटन का टेन्योर 31 से 36 है। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के दौर में हुई थी, ठीक है। और जो पूना पैक्ट है वो भी इसी के दौर में साइन हुआ था, 24 अक्टूबर 1932 को। पूना पैक्ट लॉर्ड इरविन के दौर में, 24 अक्टूबर 1932 को। उसके बाद जी थर्ड राउंड टेबल देखिएगा कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल जो है वो 17 नवंबर 1932 को हुई थी और 24 दिसंबर 1932 तक रही थी। इसमें कैद आजम ने भी और कांग्रेस दोनों ने बाइकआउट किया था। और अलामा इकबाल ने जो है ना ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। अब कैद आजम ने भी दो की थी, अलामा इकबाल ने भी दो की थी, गांधी ने एक की थी, ठीक है।
वो भी दूसरी की थी, पहली भी नहीं की थी और तीसरी भी नहीं की थी। तो इस वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है जी, जितनी भी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश का? रामसे मैकडोनाल्ड था। रामसे मैकडोनाल्ड। कांग्रेस ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने बाकी तीनों में किया था। उसके अंदर कैद आजम ने दो में किया था, अल्लामा इकबाल ने भी दो में किया था। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट देख लीजिएगा, कम्युनल अवार्ड जो है, कम्युनल अवार्ड, सॉरी कम्युनल अवार्ड देखिएगा, पूना पैक्ट बाद में देखते हैं। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में दिया गया था। कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था? रामसे मैकडोनल्ड, जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को पेश किया गया था। ये क्या था जी, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है तमाम रिलीजन के लिए क्या किया जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा। वायदा हुआ जी, हम सबको मौका देंगे। उसके अलावा कांग्रेस ने इसका बाइकआउट ना किया। ठीक है। उसके बाद कम्युनल अवार्ड जो है, ये रिपोर्ट किसकी बेस के ऊपर किया गया था? सैमन कमीशन की। अब देखिए, उन्होंने मौका तो दे दिया रिलीजन को, बट सीट जो है ना वो कम कर दी थी, मुसलमानों के लिए बहुत कम की थी। तो इस वजह से कांग्रेस ने तो इसका बाइकआउट नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया था, क्योंकि ये सैमन कमीशन की बेस के ऊपर था। उसके बाद एक्ट 1935 जो है वो फिर बना इसके बाद, जो कि इसी कम्युनल अवार्ड की बेस के ऊपर बना था। 1935 का आइन एक्ट। और यही 1935 के एक्ट के तहत हम 1956 तक जो है ना इसी के बत्ती के पीछे लगे रहे। मजे की बात है, 9 साल तक हम अपना आइन ही तैयार नहीं कर सके। उसके बाद जी पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में आएंगे। ये क्या है? ये बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन था किसके दरमियान? गांधी के दरमियान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दरमियान, पूना पैक्ट। पूना के मकाम के ऊपर हुआ था, गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दरमियान हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पे? पूना के अंदर, यरवेदा सेंट्रल जेल के अंदर हुआ था। किसकी ब्याह के ऊपर हुआ था जी? इसमें अपर क्लास और लोअर क्लासेस के दरमियान हुआ था कि इनको नुमाइंदगी दी जाएगी असेंबली के अंदर। तो अंबेडकर जो थे वो डिप्रेस्ड क्लास से थे, लोअर क्लास से। गांधी जो है वो अपर क्लास से थे। मदन मोहन लाल जो है वो अपर क्लास की तरफ से आए थे। और इनके दरमियान मुआहदा हुआ जी कि मुश्तरका हम मिलकर जो है ना क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और सीटें इकट्ठी जो है ना अनाउंस करेंगे। फाइनली जो है ना ये 148 इलेक्टोरल सीट के ऊपर एग्री हुए थे कि जी मिल के हम इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद कैद आजम जो है कैद आजम बाहर चले गए थे 1931 से 1934 में। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस दूसरी हुई, दूसरी को अटेंड किया, कोई हल ना निकला, तो कैद आजम साहब ने कहा जी ये कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आता, ये तो मुखलिस ही नहीं है, ये चुप करके बाहर निकल गए थे, एग्जाइल कर गए थे, हिंदुस्तान से ही चले गए थे। कितने साल रहे थे? 4 साल, 1931 से 34 तक। फिर वापस हिंदुस्तान आए थे, अल्लामा इकबाल के कहने के ऊपर कब आए थे? 1934 में। और 1934 में प्रेसिडेंट बनते ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैद आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर प्रेसिडेंट कब बने थे? 1934 में बने थे। 1934 से फिर 1948 तक रहे थे, 15 साल। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड है सबको?